also impacting lot on the on an issue of the government and also the welfare scheme and the national issues. This initiative is basically the Academy for Nation initiative. Especially we started in 2019 during the 2019 election, to keeping in mind किस तरह से हम लोग एकेडमिक जगत के दोज हु आर बौद्धिक जगत से हैं, दोज हु कैन डिसेमिनेट द नॉलेज इन एनी फॉर्म, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए बेसिकली एक इलेक्शन के समय के लिए एक इनिशिएटिव है, उनका अपने योगदान के लिए, सही दिशा के लिए, किस तरह से क्या सही दिशा हो सकती है, स्कीमों का क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, इस चीज के लिए स्पेशल एक इनिशिएटिव लिया गया. And that was very successful in 2019 also, in the leadership of that time our convener Dr. Swadesh Singh. And उसके साथ भी हम लोग जो है द एकेडमिक फॉर नेशन ओवर द ईयर द वर्किंग इन encouraging the academician and the research scholars with the Indo-centric perspective. And this year we started in January from here only, and that was many national media and other platform also covered that the initiative, how this academic nation and the academicians are coming together to participate in the election and support the right direction. And what we believe that this election, because the election is basically the election between two narratives. तो इस नैरेटिव को किस दिशा में ले जाया जाए, कौन सा नैरेटिव लीड करे, इस चीज के लिए इस नैरेटिव की लड़ाई में, क्योंकि जो दूसरी तरह के नैरेटिव हैं, जो अन्य नैरेटिव हैं, जो किस तरह से डायनेस्टिक है, करप्शन है, आप सभी ने देखा है किस तरह की पॉलिटिक्स रही है. और अदर साइड जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो एक नैरेटिव है, नरेंद्र मोदी जी का नैरेटिव है, जो विकसित भारत का है, सबको साथ लेकर सबकी अपनी हिस्सेदारी हो, किस तरह से अपनी हिस्सेदारी हो, उसका नैरेटिव है. क्योंकि नंबर की लड़ाई आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, हम लोग मान रहे हैं कि लेकिन जो नैरेटिव की लड़ाई है उसको एक हम लोगों को, सभी लोगों को इसमें आगे बढ़कर किस तरह से हम लोग उसको और बढ़ा सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में रहे, चीजें सही तक ग्राउंड तक पहुंचे, इस चीज को ध्यान में रखकर इसको किया गया. इसके जो है और हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज इसके अंदर जो है, आज लगभग 2 से 2.5 हजार इसमें एकेडमिशियन और रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हम लोगों ने इससे एक टॉक सीरीज के माध्यम से इंगेज करने का कोशिश किया. दूसरा कि किस तरह से लिखित में कुछ प्रिंट रिच बने, वेबसाइट पे जाए, छोटे छोटे आर्टिकल्स हों, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा. अराउंड इस ईयर के लिए अभी 60 से 70 आर्टिकल्स जो डिफरेंट फील्ड पे अच्छे आर्टिकल हमारे पब्लिश हुए हैं, जो कि हैं वहां पे. और दूसरा एक जो हमारा था कि अभी हमने ऐसे कंपटीशन किया था रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, बेसिकली दैट वाज फोकस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, which we received in that around 200, more than 200 essays, and that was very good essay, and we have declared the result also. And now we have started the third campaign also, that is the video competition we have launched in last week only. I would also request to everyone to encourage students and your research scholars to participate in that. और आज की जो है जो विषय है एनईपी, एक जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है जो इस सरकार का, क्योंकि पहले भी ये तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एनईपी एजुकेशन के लिए जो था, आज ये किस तरह से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए आज हमारे साथ जो है विशेष पैनल है. प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, जो कि सिंधी भाषा के डायरेक्टर हैं, जो कि लंबे समय से हम एकेडमिक फॉर नेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनका एक अपना पर्सपेक्टिव किस तरह से इस जो इनिशिएटिव है, जो डॉक्यूमेंट्स बना है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरह से लाभकारी है, उस पर बात करेंगे.
से हमारे साथ प्रोफेसर बीनू पंत जी हैं, लॉन्ग टाइम से हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं अपने यहाँ। इस एनईपी को स्टेट में वहां पे सिक्किम में देख भी रही है कि ग्राउंड में किस तरह से है, उनको हमें सुनने को मिलेगा। और हमारे साथ डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय जी हैं, जिनका एक लंबे समय का अनुभव रहा है अध्ययन अध्यापन में, अभी जो कि वर्तमान में बीएचयू में हैं। इस पूरे नरेटिव से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, इस नरेटिव का क्या महत्व है और इस पॉलिसी का क्या महत्व है इस नरेटिव में, उसको बताएंगे आज हम लोग। तो उन लोगों को सुनते हैं। नमस्ते प्रियंका जी, काइंडली टेक ओवर एंड थैंक यू सर। फर्दर। Am I audible? Yes, ma'am, you are. Yes, ma'am, you are. Yes. Again, very welcome to all of you. I request our chair, Professor Ravi Prakash Tekchandani ji, to allow me officially to start the session. Yes, you are allowed, very much allowed to go ahead. Yes. Please go ahead. Thank you so much, sir. Yeah. As already Devi Dayal sir introduced all our speakers, I again repeat some important points that respected Professor Ravi Prakash Tekchandani ji is the Director of National Council for Promotion of Sindhi Language, Ministry of Education, Government of India. He is also a professor of Delhi University in the Department of Modern Indian Language and Literary Studies. He has published around more than 20 books and various articles on Indian languages. He has written a very unique and authentic book on शिक्षा में रामत्व. सर इस बुक के बारे में लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम जरूर जानना चाहेंगे. So officially we have two speakers for the session. First speaker, respected Professor Veenu Pant ji. She is a professor in the Department of History of Sikkim University. She has completed her postdoctorate from Oxford Brookes University, United Kingdom. She is the chief editor of Subodh Journal of Social Sciences and Humanities. She is a member advisory board Indian Historical Review. She is also advisory board of Itihas, Shodhshri, and she has guided around 20 PhD and MPhil research scholars. She has around 22 years of experience of research and teaching. And the most interestingly, she has been awarded through the General Officer Commanding in Chief Eastern Command Commendation Scroll and Badge, which was awarded in recognition of services provided to the Tibetalology Cadre of Indian Army in 2021. Also, she is involved in many research projects with ICSSR. Welcome, ma'am. Over to you. Thank you, Priyanka. Thank you, Academics for Nation, to invite me to share my thoughts with you. Just a little bit correction, Priyanka. I have not guided more than 20 PhDs and MPhil. It is not possible within a career of 20 years. 5 PhDs and 5 MPhils is all that I have guided till now. It would be very wrong to say that within 22 years I have guided 20 students. I have not. Today, I'm really grateful to Devi Dayal ji who contacted me for this talk, and Ravi Prakash sir, आपको मेरा प्रणाम, और यहाँ मौजूद सभी सम्माननीय लोगों को मेरा प्रणाम. और आज का जो विषय है NEP, विजनरी डॉक्यूमेंट, उस पर मैं कुछ सिक्किम में काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उससे रिलेटेड काम हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी भी थी. उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. दिस सर्टेनली इज अ विजनरी डॉक्यूमेंट, बिकॉज अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हैं और उससे पहले की जो समस्याएं हम सब एकेडमिक्स में फेस कर रहे थे उसको देखते हैं, तो जो सबसे पहली चीज ध्यान में आती है वो एक जो नेगेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो भारतीय शिक्षा में रहा. हम में से जो भी लोग ग्लोबल एजुकेशनल सिनेरियो के साथ कहीं भी एसोसिएटेड रहे हैं, हम सब ये महसूस करते थे कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट हमारी शिक्षा नीति में, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कहीं ना कहीं मिसिंग है.
और एक ओवरऑल जो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग था। हम बहुत ज्यादा रोट मेमोरी पर आधारित शिक्षा पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे। एंड दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द वन विच इज एक्चुअली ब्रेकिंग दिस। स्कूल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इसने ली है, वो जो फ्रेगमेंट्री एजुकेशन है उस चीज को सबसे पहले प्रहार करती है। जो हमारे यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम में एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कनेक्ट नहीं बन पा रहा था, प्री प्राइमरी एजुकेशन अलग, प्राइमरी अलग, उसको हायर एजुकेशन में लेकर जा रहे हैं, मिडिल सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। और एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो हायर एजुकेशन से बहुत सारे कारणों से वंचित रह जा रहा था। महिला हूँ, बच्चियों के बारे में भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत हम चाहे सरकार कितनी भी नीतियां बना ले, लेकिन समस्या यही थी कि लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। और उस ड्रॉप आउट रेट में और गरीब घर के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट भी बहुत हाई था, क्योंकि कई बार परिवार में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण वो लोग एक जगह के बाद आगे नहीं पढ़ पाते और वापस लौटना पुरानी शिक्षा नीति में संभव नहीं था। तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानती हूँ वो ये है कि आप किसी भी समय वापस लौट सकते। तो ये जो ड्रॉप आउट रेट है इसको हम किसी तरीके से रोक पाएंगे। तो एक समग्र शिक्षा अभियान की जिसकी आवश्यकता थी भारत में, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सबसे पहले तो वो हमारे यहाँ पर आती है कि हम लोगों को उनके वक्त पे, उनके समय में और उनकी सहूलियत के हिसाब से पढ़ने का एक बहुत बड़ा उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और जिसके कारण हम जो देख रहे थे बहुत स्पष्ट रूप से कि एक बहुत बड़ा वर्ग था जो पारिवारिक स्थितियों के कारण, आर्थिक स्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित रह जा रहा था या एक स्तर के बाद शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसके लिए एक मौका होगा वापस आके पलट करके अपनी शिक्षा को पूरा करना। शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने का एक माध्यम नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट से बेस्ड है। तो जिस स्तर पर भी आप पढ़ पाएंगे, जितने स्तर तक भी आप पढ़ पाएंगे, आप स्वरोजगार के लिए धीरे धीरे तैयार होंगे। ये इस नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा विजन है जो हम सबको बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाहे हम स्कूली शिक्षा की बात करें, चाहे हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें, चाहे हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, हमको हमारे क्यूरिकुलम में सबसे ज्यादा जो कंपल्सरीली डालना है वो स्किल बेस्ड का और वैल्यू बेस्ड कोर्सेज का शिक्षा के साथ, रेगुलर टेक्स्ट बेस्ड शिक्षा के साथ, वो एक अपने आप में एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि वो आज शायद जिस समय हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं देख पा रहे या नहीं समझ पा रहे होंगे। और शायद इसीलिए नीतिगत रूप पे या राजनीतिक तौर पे इसका कई जगहों पे विरोध भी हो रहा है। लोग, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक जगह पे थी जहां पर ये प्रश्न आया कि भाषा थोपी जा रही है, और लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि जब हम 3 लैंग्वेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम भाषा किसी पे थोप ही नहीं रहे हैं। एनईपी के साथ जो सबसे खूबसूरत चीज है वो 3 लैंग्वेज सिस्टम है, और 3 लैंग्वेज सिस्टम आते ही आपकी मातृभाषा भी बचती है। आप एक और आप उसके अलावा 2 भाषाएं और सीख रहे हैं, तो आप अपनी मातृभाषा पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज से पहले, इस शिक्षा नीति से पहले भारत में किसी ने भी लाने की कोशिश नहीं करी थी। हाँ, बहुत सारे राज्यों में उनकी मातृभाषा के आधार पर प्राइमरी या मिडिल तक एजुकेशन होती थी सर्टेनली, लेकिन दूसरी भाषाओं को समझने का प्रयास नहीं किया जाता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो एक बहुत खूबसूरत चीज है वो ये है कि दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र हैं उनकी अपनी मातृभाषा अंग्रेजी और उसके अलावा हिंदी, ताकि एक समग्र भाषा उसका विकास हो सके, ताकि वो बाकी के राष्ट्र से कटे न रह सके। और उसी तरीके से जो उत्तर भारत है वहां पर भी एक क्लासिकल लैंग्वेज कंपलसरी कर दी जाएगी। जब क्लासिकल लैंग्वेज कंपलसरी करी जाएगी तो उसकी एक बहुत छोटी सी लिस्ट है, और उसी के दायरे में आप एक चॉइस देंगे उत्तर भारत के बच्चों को कि वो दक्षिण भारतीय भाषाएं सीख सकें, उत्तर पूर्व की भाषाएं सीख सकें। इन सारी, और मुख्य तौर पे दक्षिण भारत की ही भाषाएं आएंगी, क्योंकि जब हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर इस चीज का है पूरा का पूरा, हमें वहां पर एक विकसित भाषा ज्ञान मिलता है जो कि
उत्तर भारत के लोगों को जिसकी बहुत ज्यादा पहचान नहीं है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत की सिर्फ शिक्षा के समग्र विकास की बात नहीं कर रहा है, भारत की एकता की भी बात कर रहा है। और उस एकता में वो हायर एजुकेशन, स्कूल शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक सभी को जोड़ने की भी बात कर रहा है। क्योंकि स्कूल में जो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का जो विजन है वो स्टार्ट होता है कि आप 3 साल तक के बच्चे को घर पे उसको कितना समझाना है, कितना सिखाना है, और उसके बाद वो 3 से लेकर के 8 साल तक के बच्चे, 8 साल तक की उम्र में उसको हम कितना समझा पाएंगे, कितना सिखाएंगे, किस तरीके से उसका बौद्धिक विकास होना है, किस तरीके से उसको स्किल डेवलपमेंट, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर हम किस तरीके से ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे करके जब वो बच्चा स्कूल, और अलग अलग लेवल पे जो हमने एग्जिट पॉइंट्स भी रखे हैं, और जो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा की जो प्रोविजन है, अगर आप लोगों, क्योंकि सभी हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये हम सबको पता है कि एक इलीट क्लास ने ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का ऑप्शन बहुत पहले ले लिया था भारत में। करीबन 10 साल से जो ग्लोबल एजुकेशन सिनेरियो चल रहा है भारत के कई इलीट क्लास स्कूल्स में, वहां उस सीबीएसई आईसीएसई से हट करके पेरेंट्स अपने बच्चों को उस सिस्टम में डाल रहे थे। और क्योंकि लेकिन वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी, बिना डिसिप्लिन की बाउंड्रीज वाला सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बैकलरेट देने वाला जो सिस्टम है, वो सिर्फ एक इलीट क्लास तक मौजूद था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको एक साधारण परिवार के बच्चे की हद तक लेकर के आ रही है। तो ये एक क्लास बैरियर को तोड़ रही है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट, एक स्किल बेस्ड एस्पेक्ट समाज के हर वर्ग तक पहुंचा रही है, और सिर्फ स्कूल तक नहीं रुक रही है, ये उसको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक ले जा रही है। आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर आप उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वहां पर हमें जो सबसे अच्छी चीज ये दिखाई देती है कि बच्चा जिस लेवल पर छोड़ रहा है, उस लेवल, उसके अगले लेवल पे वो वापस भी आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ छोड़ नहीं रहा है, उस हाथ में एक सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा लेकर जाएगा, और उस डिप्लोमा के बेसिस पे या उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जब वो वापस आएगा तो हम उसको अगले लेवल पर एडमिशन दे सकते हैं। आज तक ये संभावना नहीं थी। बच्चा किसी कारण से, पारिवारिक स्थितियों से, सामाजिक स्थितियों से, आर्थिक स्थितियों से अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ जाता है तो उसके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, वो बिना डिग्री का माना जाता था और उसको वापस जीरो से ही शुरू करना पड़ता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको एक ये अधिकार देती है कि आपने जहां तक पढ़ा है आप उसके आगे जब भी आपके लिए संभव हो आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं, और जहां तक पढ़ा है वहां पर आपको स्किल बेस्ड और वोकेशनल और वैल्यू बेस्ड इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे कि मान लीजिए परिस्थितियां नहीं बनती हैं आपकी वापस आकर के अपनी शिक्षा को उससे आगे बढ़ाने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वरोजगार के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है या आप कहीं पे भी एम्प्लॉयबल नहीं है। कोशिश यही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि जो भी बच्चा एक बार इस सिस्टम में आए, वो जब जिस भी जगह से एग्जिट करे वो कम से कम इतना तो ले करके जाए कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके, स्वावलंबी बन सके और राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट तो खैर पूरी तरीके से विजिबल था ही नहीं, उसको तो खैर हम कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि बहुत सारी आपकी एक्रेडिशन सिस्टम्स थे और बहुत सारे आपके बहुत सारे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट से आपके सर्टिफिकेशन सिस्टम थे, आपके एग्जामिनेशन सिस्टम्स थे, इन सब चीजों को एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं बल मेरे इसमें कहीं ना थोड़ा थोड़ा ये रुक रहा है। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, पैरिटी और मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स, ये जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं,
ये हायर एजुकेशन को अपने आप में इतना सर्वांगीण बना देंगे कि बच्चा जब हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आज की तारीख में चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी का होता है। वो चीज कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होगी और पॉजिटिवली अफेक्टेड होगी। उस बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बेटर होगी क्योंकि उसकी कॉग्निटिव वैल्यूज बेटर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर लेवल पे किसी ना किसी स्किल बेस्ड प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ होगा। और क्योंकि वो उन स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो अगर किसी सिस्टम में नौकरी नहीं पा सकता तो कम से कम वो सेल्फ एम्प्लॉयबल, और यही राष्ट्र के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या युवा के सामने आती है वो एम्प्लॉयबिलिटी की आती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर, आप इस चीज को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी आप नीतियां बनाओगे आपकी जनसंख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। और जब आपके पास विश्व की सबसे युवा जनसंख्या है तो एक सबसे बड़ी चैलेंज आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी हो जाती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स में ही हो, उसके अलावा एक सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर भी है जिसको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एड्रेस करती है। और चाहे राजनीतिक कारणों से इन चीजों का कितना भी विरोध हो, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि इसका ये विजन अपने आप में भविष्य में भारत को बहुत ही मजबूत आर्थिक स्वावलंबन देने वाला है, क्योंकि हमारा युवा स्वावलंबी बन सकता है। इसके अलावा जो ये नीति कहती है कि 2030 तक लगभग हर रीजन में एक बड़ा अच्छा मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ जाएगा। तो और दूसरा जो एक बढ़िया चीज है कि हम आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो ज्यादातर एक बहुत बड़ी एफिलिएटिंग बॉडी की तरह भी काम करते हैं। तो जब आप एफिलिएटिंग बॉडी की तरह काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की ऑटोनॉमी भी अफेक्टेड होती है, और जो आपसे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी ऑटोनॉमी तो कहीं कंसिडर होती ही नहीं है। नैक ने जरूर कुछ समय पहले से ये चीज शुरू करी थी कि अगर आपके पास 2 नैक की ग्रेडिंग अच्छी है तो आपको ऑटोनॉमी के लिए एक ऑप्शन मिलेगा और आप चाहते हैं तो आप ऑटोनॉमस बने, जिसका बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स ने फायदा जरूर लिया। लेकिन फिर भी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हम सभी जानते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि उनका तारतम्य नहीं बैठता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो काम कर रहे होते हैं उन लोगों को ये होता है कि ऑटोनॉम, क्योंकि वो एफिलिएटिंग बॉडी है इसलिए उनकी ऑटोनॉमी उनके कोर्सेज को लेके, उनके क्यूरिकुलम को लेकर के और उनकी जो टीचिंग स्ट्रक्चर है उसको लेकर के अफेक्टेड होती है। क्योंकि आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने क्लासरूम्स के लिए कुछ चीज डिजाइन नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ उन बच्चों के लिए डिजाइन नहीं कर रहे होते हो जिनको आपने एडमिशन दिया है, जिनकी जो आपके सामने विजिबल है, जिनकी एबिलिटीज को आप समझ सकते हो, बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए भी आपको डिजाइन करने पड़ते हैं वो क्यूरिकुलम्स जिनको आप कभी मिलने वाले ही नहीं हो, जो किसी न किसी एफिलिएट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनकी एडमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनको आप जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी या जिनके परसेप्शंस के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो एक जनरल सा क्यूरिकुला बन रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जनरलिटी कहीं ना कहीं खत्म होगी, क्योंकि जब हम एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ एम कर रहे हैं जहां हम ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन को हम ज्यादा वायबल बना रहे हैं, तो ये एफिलिएटेड कॉलेजेस की जगह ऑटोनॉमस कॉलेजेस हमारे सामने आएंगे। ऑटोनॉमस कॉलेज सामने आते ही एक तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लोड खत्म होता है एफिलिएशन का और एफिलिएटेड कॉलेजेस के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को तैयार करने का। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, हम ना सिर्फ उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो अपने क्यूरिकुलास को डिजाइन करें, बल्कि हम उनको एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो सोशल, उनके आसपास के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके आसपास जो विजिबल प्रॉब्लम्स जो वो देख रहे हैं जो सोसाइटी में है, जिनको एड्रेस करना जरूरी है थ्रू द एजुकेशन ऑफ द यूथ, वो उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो वो ऐसे कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं जो उनकी लोकेलिटी के यूथ के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। उसमें स्किल बेस्ड कोर्सेज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
0 ईयर से लेकर के हायर एजुकेशन तक बाहर निकलने वाले बच्चों के लिए अपने आप में जो एक विकास का एस्पेक्ट साथ में लेकर के चल रही है, वो एक बहुत बड़ा विजन है। और इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाएगा, उसके बाद जो अगले 8-10 साल में जो एक जनरेशन हमारे सामने खड़ी होगी उसमें, और आज जो हमारे पास है बच्चे, विदाउट चैलेंजिंग देयर acumen, we will be clearly able to see the difference. So making Indian education global, making it competitive in the global aspect, taking it to that level जहां पर हमारे बच्चे जाना चाहते, लेकिन हर कोई तो नहीं पहुंच पाता। हर कोई तो हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, MIT में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन हम उस लेवल की एजुकेशन को प्रोवाइड कर पाए भारत में, उसके लिए जो विजन इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। और मेरा ये मानना है कि इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगले 10 साल में हमें इस विजन की सक्सेस और हमारा जो यूथ मैंडेट हमारे साथ है, उस यूथ का जो हमें डेवलपमेंट दिखेगा, वो राष्ट्र के समग्र विकास में आगे हमारे लिए सहायक भी होगा और हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रियंका, आपको सौंपती। थैंक यू सो मच मैम। आपने जिस तरीके से स्किल और लैंग्वेज को NEP के पर्सपेक्टिव में शो किया है, रिप्रेजेंट किया, ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे उन यूथ के लिए जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर या फिर स्किल ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयड है और लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से वो हायर एजुकेशन को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट Dr. Vivekanand Upadhyay ji. He is an associate professor in Mahila Vidyalaya, Kashi Hindu University. He has around teaching experience of 8 years, and he has done his PhD from Jawaharlal Nehru University Center for Indian Languages. He's a editorial member of ISURI and also a member of editorial board of Harvard. He has around 20 publications, including book chapters and the books and the research articles. He's also writes in newspapers, websites. Yeah, welcome sir. Over to you, sir. बहुत ज्यादा है। धन्यवाद प्रियंका जी इतना बड़ा परिचय देने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, तो जब समय हो जाए तो मैसेज बॉक्स में संकेत करेंगे कि हो गया है, तो मैं तुरंत समाप्त करूंगा। तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी, हमारे साथ में सहवक्ता के रूप में अभी आपने सुना प्रोफेसर वीनू पंत जी, कार्यक्रम का बहुत कुशलता से संचालन कर रही प्रियंका जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े तमाम मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी आप लोगों ने वीनू जी को सुना, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे आयामों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, मैं कुछ दूसरी बातें करूंगा। आप जानते हैं कि जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो इस देश के शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था और अब यह शिक्षा मंत्रालय है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या मतलब है कि जो मनुष्य है वह एक संसाधन है। कैसा संसाधन? जैसे कि लोहा होता है, कोयला होता है और तमाम प्रकार के खनिज होते हैं, तो वो संसाधन है, वैसे आदमी भी एक संसाधन है। और शिक्षा का काम क्या था? तो आदमी को भी एक संसाधन मान करके प्रशिक्षित करना, तैयार करना, ताकि वह मुनाफे का माध्यम बन सके।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो पहला काम किया कि मनुष्य के बारे में एक पूरी दृष्टि बदल दी और शिक्षा के बारे में भारत सरकार की दृष्टि बदल दी। और वह दृष्टि यह है कि मनुष्य मनुष्य है, वह संसाधन नहीं है। और इस नाते शिक्षा का उद्देश्य पिछली शिक्षा नीतियों से भिन्न हो गया और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप आया है, उसके जो विभिन्न प्रावधान आए हैं, इसको हम विभिन्न स्तरों पर देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखते हैं वो क्या है? तो ये पहली शिक्षा नीति है जो सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में सामने आई है। इसके पहले की कोई भी शिक्षा नीति किसी भी सरकार की इतनी बड़ी प्राथमिकता कभी नहीं रही। शिक्षा नीति के निर्माण में बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत जमीनी स्तर पर देश भर में चर्चाएं हुई, गोष्ठियां हुई, सुझाव मांगे गए और एक भारत केंद्रित शिक्षा नीति तैयार हुई। यह इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने पिछले 200 वर्षों में जो शिक्षा चल रही थी, उस शिक्षा नीति की दृष्टि में एक बुनियादी परिवर्तन किया। देश की स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय शिक्षा की जो दृष्टि थी, उसकी जो अंतर्दृष्टि थी, वह अभारतीय ही बनी हुई थी। तो ये पहली शिक्षा नीति आई जिसने भारत को अपने विमर्श के केंद्र में रखा। और इसलिए जो परिवर्तन किए गए वो भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकता, भारतीय समाज की आवश्यकता की दृष्टि से किए गए। क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को संसाधन के रूप में परोसना नहीं है, तैयार करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना। इसलिए व्यक्तित्व का समग्र विकास हो, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण हो, उनमें स्वाभिमान भरे, उनमें आत्मनिर्भरता आए, उनमें धैर्य आए, अनुशासन आए और वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, चाहे वे स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय हो, उनका सामना करने के लिए तैयार हो। ऐसे नागरिकों का निर्माण जिनकी जड़ें भारतीय ज्ञान परंपरा में। इसलिए आप देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली शिक्षा नीति है जिसने भारत की महान समृद्ध ज्ञान परंपरा को स्थान दिया। ज्ञान का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण अनुशासन नहीं है जिसका मूल संदर्भ ग्रंथ भारत में न लिखा गया, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, गणित हो, खगोल विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, भाषा विज्ञान हो, नाट्य शास्त्र हो, यहां तक कि कामसूत्र का भी बुनियादी ग्रंथ भारत में लिखा गया। तो भारतीय सभ्यता एक ज्ञान की सभ्यता है, विभिन्न भाषाएं उसकी शक्ति हैं। इनकी इतने लंबे समय तक उपेक्षा हो रही थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको स्थान दिया। और आप कहें कि भारतीय भाषाओं के दो सबसे बड़े प्रचारक कौन है इस दुनिया में, हिंदी और भारतीय भाषाओं के, तो आपको दो ही नाम दिखाई पड़ेंगे। वो कोई प्रोफेसर नहीं है, वो कोई पत्रकार नहीं है, वही इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय भाषाओं के लिए अभियान चलाया। और भारतीयों को शिक्षा का अधिकार अपनी भाषा में प्राप्त हो, चिकित्सा का अधिकार अपनी भाषा में प्राप्त हो, न्याय का अधिकार अपनी भाषा में प्राप्त हो, शासन प्रशासन का अधिकार अपनी भाषा में प्राप्त हो, इस बात को सैद्धांतिक रूप से इस शिक्षा नीति ने स्वीकार किया और सरकार ने इस शिक्षा नीति को लागू किया तत्परता के साथ। और इस नाते यह शिक्षा नीति भारत को भीतर से बदलने वाली, भारतीय मानस का विउपनिवेशीकरण करने वाली शिक्षा नीति है कि हम जिस भारतीयता की कल्पना कर रहे थे
जिस भारतीयता की कामना के लिए देश के असंख्य लोग शहीद हुए, बलिदान हुए, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इसलिए नहीं कि इस देश में जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी का राज चलता है। भारतीयों को अपनी भाषा में शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का अधिकार प्राप्त हो, न्याय का अधिकार प्राप्त हो, और इसलिए सरकार ने वो सारे प्रयास किए। कई बार अपना शिक्षक समुदाय ही कहता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कैसे हो सकती है, प्रबंधन की पढ़ाई हिंदी में कैसे हो सकती है, चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कैसे हो सकती है, क्यों? क्योंकि पुस्तकें नहीं है। तो मित्रों, सवाल ये है कि क्या पुस्तकें भी देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लिखेंगे? उन्होंने एक नीति बना दी, आपको सुविधा दे दी, ये काम तो हमें ही करना है। इसलिए सरकार ने जो बीजारोपण किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उस बीज को अभी वृक्ष बनना है, उसके फल और फूल से भारतीय समाज को लाभ प्राप्त करना है। इसलिए उस वृक्ष को बड़ा करने की जिम्मेदारी इस बौद्धिक समाज की भी है, कि ऐसा ना हो कि शिक्षा नीति आई और जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के सुंदर शिक्षा वृक्ष को उखाड़ करके उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी राजनीतिक गलती और राजनीतिक दुर्घटना के कारण चुनाव के बाद हमारी ये शिक्षा नीति का जो सुंदर वृक्ष है यह भी सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब से ये शिक्षा नीति आई है, इसको बहुत सारे राजनीतिक दल और सरकारें उसको हजम नहीं कर पा रहे। वो बेमन से उसे लागू तो नहीं करना चाहते, पर लागू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी का झगड़ा तमिल से नहीं है, तमिल का झगड़ा हिंदी से नहीं। उन सबका स्थान उस भाषा ने ले रखा है जो एक भारतीय भाषा नहीं है। तो एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा के विरुद्ध खड़ा किया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि दुनिया में कहीं भी संकट खड़ा हो जाए तो सबसे पहली चिंता यह होती है कि वहां फंसे भारतीय विद्यार्थियों को बाहर लाया जाए। यानी देश के कितने विद्यार्थी दुनिया के किन किन देशों में फंसे हुए हैं, इसका आपको तब पता चलता है जब दुनिया के किसी देश में संकट खड़ा होता है। और भारत सरकार की पहली प्रायोरिटी बनती है कि वहां से पहले भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आइए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने भारतीय शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। हमने उनको विचारधारात्मक युद्ध का मैदान बना दिया। और इस नाते हमारे जो शैक्षिक संस्थान है वो देश की शिक्षा और शोध की जो आवश्यकता है उसकी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे। तो धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक भारत का स्वधर्म में लिखा कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने मौलिक सृजनात्मक कार्य विदेशी भाषा, विदेशी पूंजी और विदेशी विशेषज्ञों की मदद से नहीं कर सकता। तो भारतीय विशेषज्ञता, भारतीय बुद्धिजीवियों, भारतीय विद्यार्थियों के शोध से हम अपनी शिक्षा के माध्यम से हम एक समृद्ध विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस दिशा में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्मित हुई है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो चिंताएं हैं वे चिंताएं कोई सिर्फ हमारे कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाएगा या विश्वविद्यालय कैसे होंगे सिर्फ इस पर नहीं है, बल्कि उसका संबंध व्यक्ति के स्तर पर है, परिवार के स्तर पर है, समाज के स्तर पर है, राष्ट्र के स्तर पर है। और इतना ही नहीं, उसकी वैश्विक चिंताएं कि प्रकृति की चिंता, पर्यावरण की चिंता, दुनिया की चिंता जो एक भारतीय को है वैसी चिंता दुनिया में किसी को नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई। ऐसी मान्यता जिस भारतीय संस्कृति की, कोई पूछिए दुनिया भर में कि परहित, दूसरे का हित सबसे बड़ा धर्म है, ये भारतीयों के अतिरिक्त कहने वाला कौन है दुनिया में? कोई नहीं है। तो ये भारतीय है जो कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता बची रहे, भारतीय भाषाएं बची रहे, भारतीय साहित्य बचा रहे, भारतीय ज्ञान परंपरा बची रहे। ये इसलिए आवश्यक है कि ताकि दुनिया बची रहे। तो संपूर्ण विश्व की चिंता करने वाली दृष्टि भारतीय दृष्टि, और वह दृष्टि
भारत में न खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों की जूठन चाटने वाला केंद्र बना दिया कि अब हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे आचार्य, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे शिक्षक हमारे ज्ञान की जो रिक्तता है, ज्ञान का जो अभाव है, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन पर कभी भरोसा किया ही नहीं गया। तो इस शिक्षा नीति में सरकार ने ये साहस किया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसीलिए कौशल विकास की तमाम योजनाएं चलाई। अंतर अनुशासनिक शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के जो दरवाजे शैक्षिक संस्थानों के लिए बंद थे, यानी इसमें पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग ही शिक्षा सिर्फ उनका विषय है, उनकी चिंता का विषय है, तो सरकार ने वह जो बाधा थी, वह जो जकड़बंदी थी, उसको दूर कर लिया और शिक्षा समाज के विमर्श का विषय बन गया। तो इसलिए भारतीय सभ्यता, भारतीय राष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक संकट और एक संघर्ष के दौर में है। और ये संकट आज नहीं पैदा हुआ है। हम लंबे समय से बौद्धिक दास्य, बौद्धिक युद्ध का सामना कर रहे हैं और उस युद्ध में हमारी सभ्यता, हमारा राष्ट्र जीतेगा तब जब हमारे पास अपनी बौद्धिक संपदा, अपनी बौद्धिक क्षमता में प्रशिक्षित, निष्णात, विशेषज्ञ और अपने प्रवक्ता मौजूद होंगे। भारतीय इतिहास, भारतीय विज्ञान, भारतीय समाजशास्त्र भारतीय दृष्टि से लिखा, पढ़ा और समझा जाना चाहिए और भारतीयों को इस बात का अधिकार है। तो भारत में ज्ञान के क्षेत्र में जो लूट हुई है 200 वर्षों में, वह लूट बंद हो और हम अपनी उस महान ज्ञान की विरासत से जुड़ सके। जिस देश में पाणिनि हुए, जिस देश में नागार्जुन हुए, जिस देश में वात्स्यायन हुए, जिस देश में भरत मुनि हुए, जिस देश में आयुर्वेद के इतने बड़े आचार्य सुश्रुत हुए, उस देश में किसी भी प्रकार के बौद्धिक दास्य, किसी भी प्रकार के बौद्धिक दैन्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी महत्वाकांक्षा से तैयार की गई है और इस नरेंद्र मोदी सरकार ने यह महनीय कार्य किया है। तो संपूर्ण भारतीय समाज और विशेषकर शिक्षक समुदाय, बुद्धिजीवी समुदाय को इस बात के लिए ऋणी होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि एक ऐसी शिक्षा नीति हमें प्राप्त हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शिक्षा नीति सर्वांग संपूर्ण है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, हर शिक्षा नीति में होती है, लेकिन उसको भी की सीमाओं को और दूर किया जा सकता है। लेकिन जो है वह कतई कम नहीं है और वह इस राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप है। इस देश को वैभवशाली बनाने वाली, विकसित बनाने वाली, मजबूत बनाने वाली शिक्षा नीति है। तो मैं समझता हूं कि मेरा समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, देवी दयाल गौतम जी, रवि जी, विनू जी और सभी मित्रों को कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने MHRD का जो फुल फॉर्म को पहले संशोधित किया यहाँ पे कि कैसे हम लोगों को एक रिसोर्स बनाकर प्रेजेंट किया गया था, जैसे कि हम मशीनीकरण के दौर में इतने आगे आ गए थे कि हमने इंसानों को भी मशीन में कन्वर्ट कर दिया और एक रिसोर्स के रूप में प्रेजेंट किया। शिक्षा मंत्रालय ने उसको चेंज करके कहीं ना कहीं बहुत ही हितकारी कार्य किया है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंस बताई आपने कि हम लोग हमेशा क्लेम करते हैं कि आप रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अल्टीमेटली हमें इंग्लिश को सीखना ही पड़ेगा अगर हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना है।
तो अगर अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व रखना है, अपने कल्चर को प्रिजर्व रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज में भी शोध करना चाहिए। आर्टिकल्स और बुक्स जब हम लिखते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ना होकर अपने रीजनल लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। तो ये दोनों ही जो आपने यहाँ पर इश्यूज को रिप्रेजेंट किया, ये काफी हद तक हितकर है भारतीयों के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी हमारे रिस्पेक्टेड चेयर प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर हिज वैल्यूएबल कमेंट्स। वेलकम सर। आप सभी लोगों को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस 11वें संबोधन में जो सीरीज का है, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनमें से कुछ लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा। ऐसे मेरे अग्रज प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, मेरे मित्र डॉक्टर स्वदेश सिंह जी, देवी दयाल जी, और आप सभी इस संगठन से जुड़े हुए मेरे बंधु बांधव लोग। आज के इस कार्यक्रम को एनईपी के संदर्भ में जो रेखांकित किया गया, इस विषय की प्रशंसा भी करता हूं मैं। दो वरिष्ठ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से एनईपी को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। ऐसे प्रोफेसर पंत जी, आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे बिंदु उठाए। और प्रोफेसर विवेकानंद जी, जो मेरे अनुज सरीखा हैं, मेरे मित्र भी हैं, और उन्होंने बहुत गवेषणा पूर्वक अपनी बात रखी। विवेकानंद जी समय होता तो हम आप दोनों को और भी सुनते, और फिर सुनेंगे, बहुत अवसर आते हैं आप लोगों को सुनने के। आप दोनों के उद्बोधन में जो मूल था, वो भारत के स्व को जागृत करने वाला था, भारत के स्व को रेखांकित करने वाला था। आपने स्वयं से ही निश्चित रूप से बोलने से पहले, अपनी बात रखने से पहले प्रश्न किया होगा कि क्या भारत के स्व पर चिंतन ठीक तरीके से हो रहा है, या भारत के स्व को क्यों ढक दिया गया है, क्यों उस पर राख डाल दी गई है। जब जब भारत के स्व को जागृत करने के बारे में आप सोचेंगे तो उसमें सिद्धांत और व्यवहार पक्ष आपके सम्मुख स्वतः प्रस्तुत होंगे। तो जब स्वतः प्रस्तुत होंगे तो जिन भी नीति निर्धारकों ने, नीति नियंताओं ने, नीति बनाने वालों ने जब इस बीड़ा को, इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकार किया होगा, तो निश्चित रूप से उनका जो मनन मंथन, समाज के विविध वर्गों के द्वारा जो सुझाव उन्हें प्राप्त हुए, उसी में से उनको यह सूत्र प्राप्त हुआ, यह बहुमूल रत्न प्राप्त हुआ कि भारत के स्व को जागृत करने का अवसर आ गया है। और भारत की अपनी अस्मिता जो है, उसमें हम अपने युवकों को, अपने युवतियों को, उनको जरा रंग दें और यह समझ में आ जाए कि भारत भारत क्यों है। प्रोफेसर पंत जी ने, आपने बहुत स्पष्ट भाव से कहा, प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक, और उसमें सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता, स्वावलंबन, नैतिक मूल्य, स्वरोजगार और वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज की आपने बात कही। इसी आपकी बात को विवेकानंद जी ने जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि उन्होंने भारत केंद्रित शिक्षा नीति के उस अमूल्य अनमोल रत्नों को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसकी यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता थी। भारत के लोगों का भारतीय होने के प्रति जो गर्व का भाव है, वो विवेकानंद जी ने जगाया, और भाषाओं को उन्होंने इस प्रकार से रेखांकित किया। आपने ठीक कहा कि हम मानव संसाधन नहीं है, और यह सब हम सब युवकों को, हम सब नीति निर्धारकों को यह सब स्मरण कराया जा रहा है। और स्मरण कराने के साथ साथ यह स्थिति स्पष्ट आ रही है कि जब हमारे ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में यह नीति निर्धारण आती है, तो उनके जीवन को, उनके जीवन के प्रतिसाद को, उनके जीवन के अनुभव को हम इसमें देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन का अनुभव इसमें समाहित है। इसलिए जब भी आप कभी इसके मूल में जाएंगे, इसका जो आप
परिचय पहले वाले कुछ पन्ने हैं नीति के, उसमें देखेंगे तो आपको यह गुण, यह अवसर और यह सुंदर वाक्य उसमें स्वयं प्रेरित होता हुआ दिखेगा, स्वयं मिलेगा। मैं चूंकि भारतीय भाषाओं का व्यक्ति हूं तो उसके बिना मैं कुछ न बोलूं ऐसा संभव नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ तो बातें भारतीय भाषाओं के संबंध में बोलूंगा। प्रियंका जी ने भी अंत में एक बात रखी है, उसका भी संभवतः कुछ प्रयास करूंगा कि उत्तर मिल जाए। विवेकानंद जी ने भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित किया, उन्होंने गृह मंत्री जी के भी उस महत्वपूर्ण योगदान की बात रखी। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और लॉ की शिक्षा की बात, मेडिकल की शिक्षा की बात भारतीय भाषाओं में कैसे उपलब्ध है उसकी बात उन्होंने रखी। मैं आप लोगों को एक सूचना देता हूं, चूंकि यह नीति निर्धारित हो गई है, नीति आ गई है, नीति हम सबके सम्मुख है, तो उसके क्रियान्वयन को लेकर के किस प्रकार के अच्छे सूत्र हम सबको मिले, ये सब जितने हम सब यहाँ सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए जानना चाहिए तो कुछ अच्छे सूत्र, कुछ अच्छी सूचनाएं आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारतीय शिक्षा नीति आने के पश्चात एक भारतीय भाषा समिति इसका गठन किया गया, और भारतीय भाषा समिति का जब गठन किया गया तो भारतीय भाषा समिति को आप गूगल करके देखेंगे तो उनके जो उद्देश्यों को जो वहां पर स्पष्ट किया गया वो बहुत अद्भुत है। अब यहाँ पर सिर्फ उद्देश्यों की प्रशंसा नहीं है, उनके क्रियान्वयन के कौन कौन से बिंदु हैं वो मैं कुछ बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा। लेकिन भारतीय शिक्षा नीति 2020 जो भाषा संबंधी उद्घोषणाएं हैं उनका एक दो बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, और फिर जो इस समय क्रियान्वयन के लिए कुछ अवसर उपलब्ध करा दिए गए वो आपके संज्ञान के लिए, सूचना के लिए आप सबको बताता हूं। अब इसमें सबसे पहले जो बात आती है, भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, यह नीति में लिखा हुआ है। भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है, और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस नीति को बहुत सहज भाव से इन बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। भाषा निस्संदेह कला और संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएं दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं, इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझ सकता है या उसे किस प्रकार ग्रहण कर सकता है, यह उस भाषा की संरचना से ही तय होता है। इतने सूत्र वाक्य, इतने अद्भुत वाक्य इस भाषा नीति में, इस शिक्षा नीति में आपको भाषा के लिए मिलेंगे। अब सीधे मैं आप लोगों को उन बिंदुओं को बताना चाहता हूं जो शिक्षा मंत्रालय ने, आप लोग चाहे तो नोट भी कर लें, शिक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे कुछ विशिष्ट प्रयास। सबसे पहला प्रयास है, भारत में हर स्तर पर पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रमों की पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री को 22 भारतीय भाषाओं में, 22 भारतीय भाषाएं अर्थात संविधान द्वारा स्वीकृत, वर्तमान में स्वीकृत इन 22 भाषाओं की बात की गई है, में डिजिटल मोड में 3 साल के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह उन लोगों के लिए उनके प्रश्न का उत्तर है जो कहते हैं कि हम इतनी तेजी से कहां से मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में करेंगे। निश्चित रूप से होगी, उसका लेखन कार्य की गति बहुत उत्तम है, वो बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और उसको डिजिटलाइज करके उसके डिजिटल फॉर्म में 3 वर्ष में दे दिया जाएगा। उसकी गति आप मंत्रालय की वेबसाइट से भी जांच सकते हैं। नंबर 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा शिक्षण और परीक्षा की माध्यम भाषा से संबंधित निर्णय, ये ऐतिहासिक निर्णय है, इसका प्रचार होना चाहिए, इसकी सूचना पूरे भारत में जानी चाहिए। यह सूचना सिर्फ शिक्षा जगत तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, यह आम जन तक सूचना जानी चाहिए। इसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार की सूचना सब तक पहुंचाएं। वो क्या सूचना है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्थानीय भाषा माध्यम से पठन पाठन प्रक्रिया एवं परीक्षा की जा सकती है। शिक्षण का माध्यम कोई भी भाषा होगी, लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो आप अपनी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं। अगर आपका शिक्षण अंग्रेजी माध्यम से चल रहा है, आंग्ल भाषा में चल रहा है, तो आप अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में वो कर सकते हैं। ये यूजीसी ने इसका
नोटिफिकेशन कर दिया है, अर्थात ये स्वीकृत हो चुकी है, इसलिए आपको सहज भाव से स्वीकार करना होगा। तो अर्थात क्या हुआ कि विद्यार्थी जब उसको अवसर दिया गया, प्रोफेसर पंत ने जब बताया कि वो एग्जिट करने का उसको अवसर है, उसको सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्राप्त करने का अवसर है, तो उसको ये अवसर ये भी मिल गया। यानी कि इस नीति ने शिक्षा के केंद्र में किसको रखा? शिक्षकों को नहीं रखा, उन्होंने शिक्षार्थियों को रखा, छात्र छात्राओं को रखा। उन्होंने, अगर मैं सहज सामान्य भाषा में कहूं तो उनको राजा बना दिया। यानी कि आप अपने निर्णय लेने का स्वयं का अधिकार आपको खुद प्राप्त हो गया। आप जरा इस एक खाली निर्णय को सोच करके देखें कि आपकी शक्ति इस शिक्षा नीति के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद कितनी बढ़ती है। कोई टीचर अब आपको नहीं कह सकेगा कि आपने अंग्रेजी में पढ़ा है, आपने किसी अन्य भाषा में आपको अध्यापन किया गया है, आप उसी में लिखिए। नहीं, आप अपनी रुचि से जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसलिए 1500 पाठ्य पुस्तकें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना चल रही है। उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उसका लिंक खोला था, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया। यानी कि यह सिर्फ सूत्र नहीं है, सिद्धांत नहीं है, व्यवहार पक्ष आपको बता रहा हूं, क्रियान्वयन का बिंदु बता रहा हूं। इसलिए जब कभी प्रश्न उठे तो क्रियान्वयन के उन सूत्रों को, उनको संज्ञान में लाते हुए उनको निरुत्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री के लिए 1000 विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का एक अभिमुखीकरण, उनकी ट्रेनिंग, जैसे एक उदाहरण के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया यूजीसी का, MMTTC, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, इसके माध्यम से ये योजना बनाई गई है। आप सब लोग इन 1000 विश्वविद्यालयों की सूची भी उसमें देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापकों की प्रोन्नति, ये बहुत हम सबको आकर्षित करता है, जिसे हम API के नाम से जानते हैं। अब आप लोग इसको जान करके हर्षित होना चाहिए और इसे प्रचारित करिए। यह भारत सरकार की यह नीति है जो इतना अद्भुत अवसर दे रही है। वो क्या अवसर दे रही है कि आपका जो API स्कोर है वो भारतीय भाषा माध्यम से, यदि आप एक पुस्तक लेख लेते हैं, पुस्तक का लेखन कर लेते हैं, तो उसके लिए विशेष अंक, प्रोत्साहन के अंक की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि यदि आप भारतीय भाषाओं में कोई एक पुस्तक लिखते हैं, सहज रूप से आप साइंस पर, एनवायरमेंट पर, लॉ पर, किसी पर भी, तो आपका जो API स्कोर है, जिन्होंने नहीं लिखा है उनसे अपने आप एक विशेष API स्कोर आपको प्राप्त होगा। क्या ये अद्भुत सूचना नहीं है? क्या ये अद्भुत इस नीति का प्रसाद नहीं है? क्या इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक और बिंदु आपके सम्मुख रखता हूं। भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा के प्रति उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए NAAC के आकलन प्रणाली में भी मानदंडों को समाहित किया गया है। यदि NAAC का विजिट आता है, आप उसमें जरूर उनको बताइए कि हम भारतीय भाषाओं में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, तो आपके NAAC के नंबर सामान्य नंबर से अतिरिक्त होंगे, उसमें एड ऑन हो जाएगा। और उसके CBSE, अब आप लोगों को एक नीति इसमें बनी है कि हम कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई देंगे। आप सबने पढ़ा होगा, आपने प्रोफेसर पंत, आपने भी इसको रेखांकित किया। लेकिन आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं, एक मिनट पानी पी लूं जरा। आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं कि CBSE ने ऑलरेडी जो उनके मान्यता प्राप्त स्कूल है, उनको शिक्षा का विकल्प 22 की 22 भाषाओं में ये दे दिया है। पूरे भारत के CBSE के स्कूल किसी भी भाषा में अपने इसको माध्यम के रूप में अपना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि कहाँ कक्षा 5 तक, ये तो अब CBSE यानी कि कक्षा 12 तक हो गया। यानी कि सिद्धांत एक छोटा था, लेकिन अब व्यवहार बाल्यकाल से लेकर के, शैशव अवस्था से लेकर के कक्षा 12 तक, इसको भी प्रचारित करना चाहिए। NCERT के द्वारा 22 भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। ये एक छोटा सा वाक्य नहीं है बंधुओं। जब कहा जाता है कि NCERT पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है, तो उनके जितने विविध प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, विविध प्रकार के जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, सभी के सभी, चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो औपचारिक शिक्षा से संबंधित हो, अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित हो, सभी की सामग्री 22 भाषाओं में आ रही है। और कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और आने वाले समय में आपको वो पुस्तकें कुछ रिलीज भी हुई हैं और कुछ और लगातार रिलीज होंगी।
एनसीईआरटी के पश्चात एक आता है एआईसीटी। एआईसीटी ने भी 22 की 22 भाषाओं में कार्य करना प्रारंभ किया है, विशेषकर इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए। ये आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एआईसीटी ने जो एक टूल बना दिया है, एक एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अनुवादनी, बहुत अच्छा टूल बन गया है, बहुत सफल है, सक्सेसफुल है। आप लोग सभी लोग इसे अनुवादनी को देखें और इसका जितना प्रचार कर सकें सोशल मीडिया पर डालें। ये भारत की शिक्षा नीति का यह जो प्रसाद है, यह जो उसका लाभ मिला है, जो क्रियान्वयन के पश्चात यह बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, इसको प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। भारतीय भाषा परिवार की अपनी एक संकल्पना है। यह क्यों सदैव कह दिया जाता है कि हम यूरोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा है, ईरानी भाषा है? ऐसा नहीं। भारतीय भाषाओं के परिवार की एक संकल्पना को लेकर के वर्तमान में विमर्श प्रारंभ हो चुका है। उनके शब्दार्थ, उनके शब्दों का भंडार, उनकी वाक्य रचना, उनका ध्वनि विज्ञान जब लगभग एक जैसा है, जो शक्ति है उसको किस प्रकार से यहाँ पर अवसर दिया जा सकता है। तमिल भाषा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए विविध योजनाएं बनाई गई हैं। पाली प्राकृत के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। और भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा का कोर्स आ जाए, हिंदू स्टडीज का कोर्स आ जाए, इसके लिए विविध प्रकार की योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। अंत में एक बिंदु कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे लगता है थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने। अंत का एक बिंदु है जो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन भाषा संस्थानों को सशक्त करने के लिए भी विविध प्रकार के पहल किए गए हैं। जब भाषा संस्थानों की बात आती है तो 2-3 सूचनाएं आप लोगों को, आप लोग चाहें तो उसे नोट कर लें। सबसे पहले CHD, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है, उसके द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी के माध्यम से विविध प्रकार के कोर्सेज, विविध प्रकार की योजनाओं का संचालन, नई नई योजनाओं का संचालन प्रारंभ हुआ है। दूसरा एक संस्थान है CSTT, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, शब्दावली आयोग जिसे हम संक्षेप में कहते हैं। उनके द्वारा विविध भारतीय भाषाओं में शब्दावली का निर्माण अति मतलब बहुत तेज गति से वो चल रहा है। आप जब भी उसे देखेंगे तो उसे आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। एक संस्थान का नाम है KHS, केंद्रीय हिंदी संस्थान, जिसकी हेड ऑफिस आगरा में है। उसके योजनाओं को जरूर आप लोग देख लें। NCPSL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, यह सिंधी के विकास के साथ साथ भारतीय भाषाओं के माध्यम से सिंधी का विकास कैसा हो। एक भाषा अकेला चलो की गति से नहीं बढ़ सकती है, तो इसलिए विविध भाषाओं का समन्वय कैसा हो वो इसमें सूत्र रूप में दिया गया है। इसी प्रकार से उर्दू लैंग्वेज की काउंसिल है, इस प्रकार से संस्कृत यूनिवर्सिटीज है। तो भारतीय भाषाओं को जो विशेष महत्व दिया गया है इस योजना के अंतर्गत, वो आप लोगों के सम्मुख देखने को मिलेगा। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो वाक्य दोहरा दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें प्रकट की हैं। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई हैं, अर्थात भाषा अनेक भाव एक। उनका एक सूत्र वाक्य और आपसे के सम्मुख रखता हूं और अपनी बात समाप्त करूंगा। उनके मन को जानिए, हमारे भारतीय भाषाओं के साथ उनका जुड़ाव कितना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का, उनके मन को समझिए आप। भारत के गांवों एवं दूर दराज के इलाकों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मेरा एक साहसिक स्वप्न है, मेरा अर्थात प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मेरा एक साहसिक स्वप्न है कि भारत के प्रत्येक राज्य में स्थानीय भाषा में शिक्षा दे रहा कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय और एक तकनीकी संस्थान हो। इसको रेखांकित करता हूं मैं, चिकित्सा महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान, कितनी बड़ी दूरदृष्टि है। तो यह शिक्षा नीति सिर्फ कागजों की नीति नहीं है, यह क्रियान्वयन की नीति है, हमारे स्व को जागृत करने वाली नीति है, हमारे भारत प्रेम को जागृत करने वाली नीति है, यह हमारे भारत को जोड़ करके रखने वाली नीति है। केंद्र में भारत है और कुछ नहीं है, और इस भारत केंद्रित नीति को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसके उन्नयन की कामना करते हैं और इसके क्रियान्वयन के लिए सब मिल करके अपना अपना योगदान देते हैं। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, कुछ अवसर दिया, मैं सहज भाव से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ। इवन जो AICTE और CBSE का 22 लैंग्वेजेस को लेकर इनिशिएटिव है, ये सच में ही फ्रूटफुल साबित होगा पूरे देशवासियों के लिए। अंत में मैं एक चीज इन्फॉर्म करना चाहती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, कि जिसने भी एकेडमिक्स फॉर नमो वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किया, इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, इट्स एन अनाउंसमेंट, कि हम लोग एक वीडियो कंपटीशन कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 7 मई को है। उसका एकेडमिक्स फॉर नमो ग्रुप पे ऑलरेडी सर्कुलेशन हो चुका है, तो आप चाहें तो वहां से उस पोस्टर को देख सकते हैं, अदरवाइज हम रीसर्कुलेट भी कर देंगे। सो नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। Please make your questions very crisp and short. We'll take around 4 to 5 maximum questions. So please ask. Suggestions, comments, compliments, anything can be welcomed. Yes, Usha Singh, please boliye. Good evening to the respected panel. It was a very good session and it was very informative. I just have one question, that there's still confusion amongst a lot of academicians regarding the entry and exit policies that should be there and how it should be executed. I worked in a private university for 1 year and we had to make syllabus according to NEP. But there was a lot of confusion regarding entry and exit of students in various courses. So this was my question. If you could, elaborate more on the entry and exit policies that can be used for students in various courses. Priyanka, may I answer? Yes, ma'am, please. नमस्ते उषा जी, धन्यवाद एक बहुत ही सार्थक प्रश्न के लिए। सो फॉर एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आर कंसर्न्ड, अगर आपने एनईपी के हिसाब से सिलेबस या करिकुला को डेवलप किया है तो यू वुड बी नोइंग कि आपको उसको जो 4 साल के उसको हमें ब्रेकअप करना है ना। बेसिकली स्ट्रक्चर 3 साल का ही है। 4th ईयर तो जो हायर एजुकेशन में जाना चाहे उनके लिए है। आपका जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो 3 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए। 4th ईयर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, वो हायर एजुकेशन स्पेसिफिक हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक सर्टिफिकेट मिलने लायक आपके पास बच्चे को आपको वो नॉलेज देनी है जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखना है और उसके साथ साथ स्किल बेस्ड, वोकेशनल और वैल्यू एडेड कोर्सेज को उसमें ज्यादा समाहित करना है। उसके बाद जब हम अगले साल जाते हैं तो इनका प्रोपोर्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू 3rd ईयर ज्यादा रहता है। इट इज व्हेन द स्टूडेंट एंटर्स इन द 3rd ईयर, फिर वो एक ऑनर्स का स्ट्रक्चर आता है। तो ऑनर्स या रेगुलर डिग्री का जो जिस तरीके से ऑप्ट करे वो चीज आती है। तो जो फर्स्ट ईयर तक बच्चा पढ़ा है, मान लीजिए किसी कारण से उसको उस जगह एग्जिट करना पड़ रहा है, तो हमें उस क्यूरिकुला को इस तरीके से डेवलप करना है कि उसके पास एक बेसिक नॉलेज स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आ जाए। वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के हमारे पास से बाहर ना निकले। हाँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एजुकेशन में और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन वो एक सर्टिफिकेट लेकर के निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबल या सेल्फ एम्प्लॉयबल स्ट्रक्चर पर रहे। इसीलिए वोकेशनल, वैल्यू एडेड और स्किल बेस्ड इस समय बहुत ज्यादा नंबर में है। और इसीलिए यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बच्चा इस समय इतना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो पाता कि उसको ये समझ में आए कि उसको अल्टीमेटली हायर एजुकेशन में किस जगह जाना है। वो यहाँ से अगर एग्जिट करता है और कुछ समय के बाद उसको किसी कारण से वो एग्जिट करता है और उसके बाद उसको कुछ समय निकलने के बाद उसको ये लगता है कि उसको शिक्षा आगे लेनी है और वो इस समय इस मकाम पर पहुंच चुका है कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है, वो समय दे सकता है, उतनी आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है कि वो अपनी शिक्षा के लिए भी कुछ समय निकाल सकता है अपने परिवार के अलावा, तो वो वापस आएगा। तो वो उसको हम 2nd ईयर में एडमिशन देंगे। फर्स्ट ईयर हम उसके पास एक सर्टिफिकेट है, उसको हम कंप्लीट मानेंगे। हम उसकी एजुकेशन को इनकम्प्लीट किसी भी जगह पे नहीं मान रहे हैं। वो एक सर्टिफिकेट लेके लिखा है हम, इसीलिए इसमें बहुत क्लियर कट सेपरेशंस भी है। अगर आपने बनाया है सिलेबस तो वो चीज आपको समझ में आई होगी।
सेकेंड ईयर डिप्लोमा के लेवल का है, वहां पर स्किल बेस्ड, वोकेशनल, वैल्यू बेस्ड इन चीजों का फिर बाकियों से अधिक हो। हाँ, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे, लेकिन आपका स्किल बेस्ड भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आएगा। आपके वैल्यू बेस्ड और जो दूसरे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कोर सब्जेक्ट एरिया से अफेक्टेड भी होंगे। तो इसमें वो बच्चा, अब जैसे आप सबको साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, अगर आप सबको साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं तो वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है। लेकिन जैसे एक हिस्ट्री वाला बच्चा है तो उसको हम भारत के लिए जो स्पेसिफिक है, हमने फर्स्ट ईयर में उसको कंपलसरी कर दिया अंडरस्टैंडिंग भारत, तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपका कोई ना कोई स्किल बेस्ड होगा। जैसे स्किल बेस्ड आप कहीं ले लेंगे, टूरिज्म स्किल्स ले लेंगे, आप इस तरीके की दूसरी चीज ले लेंगे, तो वो बच्चा निकल रहा है, वापस आना चाहे तो वापस आ सकता है। सेकेंड ईयर के बाद वो डिप्लोमा लेके निकलेगा, उन्हीं चीजों को थोड़ा एनहेंस्ड फॉर्म में लेके निकलेगा। उसकी नॉलेज लेवल, उसका परसेप्शन लेवल, उसका कॉग्निटिव लेवल वो थोड़ा हायर होगा। वो Yes. निकल गया, वो अपने आप में कंप्लीट एजुकेशन है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि डिप्लोमा भी अपने आप में एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन होता है। जैसे बहुत सारे लोग, एक काफी सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और उन सब के साथ एनरोल होकर के वो लोग उनका जो एनरोलमेंट था उसको बाद में डिग्री, क्योंकि वो अपना वोकेशनल एक्सपीरियंस भी लेकर के आए थे तो उसको डिग्री में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो वो जो डिप्लोमा है वो अपने आप में कंप्लीट है। अगर वो उसके बाद वापस नहीं आ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है उसके बाद, तो फिर वो डिप्लोमा लेके वापस आएगा। 1 साल पढ़ेगा तो हम उसको डिग्री देंगे। डिग्री ऑनर्स की भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है। अगर ऑनर्स है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, अगर हम पास कोर्स दे रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। लेकिन ये हमारे बनाने पर है कि हम किस तरीके का क्यूरिकुलर डेवलप करेंगे। लेकिन इस 3 साल पढ़ने के बाद वो अपने आप में कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेके निकलेगा, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होगा हायर एजुकेशन के लिए। वो 4 इयर्स वाला है, 4th ईयर में वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा अभी जो डिस्कशन चल रहा है, और शायद रवि प्रकाश सर इस चीज को शायद क्लियर कर पाए, क्योंकि मैंने एक टॉक में ये सुना था कि वो ये कह रहे थे कि अगर 3rd ईयर में उसकी इतना उसका ग्रेडेशन है तो शायद वो डायरेक्टली जा पाएगा हायर एजुकेशन में। कुछ लोग कहते हैं इस चीज को, ये क्लैरिटी अभी हमारे डिस्कशन में आई नहीं थी। हमारी यूनिवर्सिटी में अभी इस चीज पे डिस्कशन चल ही रहा है कि 3rd ईयर के बाद हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होगा या सिर्फ 4th ईयर के बाद ही हायर एजुकेशन के। लेकिन एक क्लैरिटी है कि 4th ईयर के बाद वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा अगर वो एक पर्टिकुलर सीजीपीए से ज्यादा लेकर के आता है। तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है। ऐसे ही स्कूल में भी है, 5th के बाद एक एग्जाम होगा, 10th के बाद एक एग्जाम होगा, 8th के बाद एक एग्जाम होगा, 10th के बाद एक एग्जाम होगा। तो जो बच्चा 5th में बाहर निकल रहा है वो 6th में वापस आ सकता है। वो इनकम्प्लीट एजुकेशन लेके नहीं निकल रहा है, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लेके निकल रहा है। दिस इज व्हाट आई हैव टू सबमिट। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. It was a very clear statement in making me understand. Thank you. मैम, चैट बॉक्स में एक सवाल आया है आनंद जी का, जिसपे वो पूछते हैं कि आज के समय में विश्वविद्यालयों में छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें किस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के क्या अवसर हैं? प्रियंका, जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि जहां तक भारतीय ज्ञान परंपरा का सवाल है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत असीमित परंपरा को कहीं ना कहीं उद्बोधित कर रही है। तो जब हम सिलेबस स्ट्रक्चर या क्यूरिकुलम बना रहे हैं तो उसमें हमें हर विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करना है। इतिहास में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करना है, इकोनॉमिक्स में समाहित करना है, सोशियोलॉजी में समाहित करना है, फिजिक्स में समाहित करना है, केमिस्ट्री में समाहित करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई एक पर्टिकुलर सब विषय नहीं है, ये तो एक विस्तृत ज्ञान परंपरा है। और भारत का, जैसे सर ने बोला था, दोनों विवेकानंद जी ने भी बोला, रवि प्रकाश सर ने भी बोला कि ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जिसके मूल ग्रंथ भारत में कभी ना कभी लिखे ना गए हों, जिसके विषय में हमारे यहाँ चर्चा ना हुई हो। तो
उस ज्ञान परंपरा को वर्तमान पीढ़ी तक लाना भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यूरिकुला में इंक्लूड करने के लिए है। हम कोई नया विषय नहीं लेकर आ रहे हैं। इतिहास की भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय ज्ञान परंपरा से इतिहास को किस तरह, इतिहास और हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो जाएगी। किस तरीके से कालगणना की बात होगी तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो जाएगी। किस तरीके से हम अपने अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड कर रहे हैं, आप किस नदी को किस काल में किस नाम से जाना जाता है, इतिहास में जब हम इन सारी बातों को लेकर आएंगे तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। हम हमारी जो मौखिक ज्ञान परंपरा है, हमारा जो मौखिक इतिहास है, उसको जब हम इतिहास के छात्रों तक लेकर आएंगे तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ने के लिए आपको किसी एक विषय को नहीं लेना है, आपको हर विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान देना है। इसमें एक वाक्य खाली जोड़ दूं मैं, आपने बहुत अद्भुत उत्तर दिया डॉक्टर साहब। आपने आनंद जी, भारतीय ज्ञान परंपरा, एक परंपरा का शब्द मैं और एक आपको दे देता हूं, सब्स्टिट्यूट, संपदा। आप स्वयं देख करके देखिए, जैसे ही आप संपदा कहेंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या संपदा एक स्थान पर होगी? क्या नहीं ना। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि आपको हर विषय में वो संपदा मिलेगी और आपके जो मन की बात है। लेकिन आपको एक सुझाव दे सकता हूं, आप इस प्रकार का एक लेख खुद लिखिए कि हमारी भारतीय संपदाएं, ज्ञान संपदाएं कहां कहां पर है। एक विषय उठाइए जो आपका प्रिय विषय है, उसकी संपदाओं की उसकी सूची बनाइए और उस पर एक मनन करिए। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ बातें आपके संज्ञान के लिए आ गई। देवी जी, मुझे एक अन्य बैठक में भी जुड़ना है 2-4 मिनट में, तो देखिए जरा। जरूर जरूर सर। Yes, Nishi, you can ask your question. Yeah, Like- my question is that एक relating to second, new education. नहीं, रवि सर को जाना है। रवि सर, आप धन्यवाद, आप आए इसके लिए, और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सवाल है, मुझे अगर अनुमति दें तो मैं चलना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और Thank you. हमारे सेशन को अपना ग्रेस दिया, इंसाइटफुल कमेंट्स दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Yes, Miss Nishi, you can continue. Yes, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत एम्फोसिस है कि जो पेडागॉगी रहे, और स्पेशली जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहाँ पे स्टूडेंट को आफ्टर 3 इयर्स वोकेशनल कोर्सेज लेने के लिए भी प्रोविजन है, वो पीएचडी के लिए भी जा सकता है। तो उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जैसे है, तो उसमें वोकेशनल स्किल बिल्डिंग के लिए भी कोई प्राविधान है? निशी जी, मैम। वोकेशनल स्किल बिल्डिंग का प्रावधान तो है ही है, इसीलिए तो आपके फर्स्ट ईयर से, इनफैक्ट स्कूल एजुकेशन से ही शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं आपका स्किल बेस्ड कोर्सेज। स्किल बेस्ड कोर्सेज बेसिकली आपके वोकेशन, आप वॉक कोर्सेज तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आपके जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं। तो वो वोकेशनल जो एस्पेक्ट है वो इसमें लगातार है, और इसीलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है। जैसे क्योंकि इतिहासज्ञ हूँ इसलिए बार बार इतिहास की तरफ ही वापस आ रही हूँ। विवेकानंद सर शायद अपने क्षेत्र से कुछ और एग्जाम्पल दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे को ये प्रश्न पूछा गया कि हिस्ट्री में एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होगी, आप समय काल में पीछे थोड़े ही ना जा सकते हैं। तो बात एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए समय काल में पीछे जाना नहीं है, बात ये है कि आप किसी साइट को अगर विजिट कर रहे हैं तो उस साइट के बारे में समझिए। आप सिर्फ किताबों में मत पढ़ाइए कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ये चीजें मिली, आप लेके जाइए। हम जैसे राजस्थान में हम गढ़ों को किस तरीके, किलों को किस तरीके से बनाया गया, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं,
भारतीय, जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो उसमें दुर्ग निर्माण एक बहुत ही बड़ा विषय है। तो दुर्ग निर्माण खाली किताबों में पढ़ा देने से बच्चे को नहीं समझ में आता है। बोल दिया जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, ये कई तरीके का मिला जुला दुर्ग है। हाँ ठीक है, पढ़ लिया, समझ में ले, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये है कि आप उनको लेके जाइए फील्ड विजिट पे, या उस बच्चे को एक टॉपिक दीजिए कि आपको चित्तौड़ के दुर्ग की स्टडी करनी है, या आपको मंदौर को जाना है वहां पर स्टडी करनी है, या आपको दक्कन की तरफ जाना है वहां के दुर्गों को देखना है, और कंपैरेटिव स्टडी दीजिए कि ये किस तरीके के दुर्ग है, क्या है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है उस काल के बारे में उसको इंक्रीज करेगी। काल में पीछे कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार दूसरे ऐसे बाकी विषयों में तो खैर बहुत सारी चीजें संभव है। जैसे समाजशास्त्र की बात करी जाए तो बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। वो समाज के बीच में जाएं, उन प्रश्नों पर जिनके बारे में वो किताबों में दूसरे लोगों के लिखे हुए नैरेटिव्स पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर नैरेटिव्स वेस्ट सेंट्रिक होते हैं, यूरो सेंट्रिक होते हैं या अमेरिका सेंट्रिक होते हैं। उन नैरेटिव्स को अपने दिमाग में रखें, लेकिन असलियत जानने के लिए समाज के बीच में जाएं कि क्या वाकई ये है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ बालिकाओं के साथ एक विचार हो रहा था, तो उसने बोला कि बहुत एक्सप्लॉइटेशन है गांवों में, सास ऊंची पीढ़ी पे बैठती है और बहू को छोटी पीढ़ी पे बैठाया जाता है। तो मैंने उस बच्ची से सिर्फ एक चीज पूछी, मैंने कहा बेटा डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में एक बहुत पतली रेखा होती है, कभी इस रेखा को समझने की कोशिश करी है? डिफरेंशिएशन वाकई दिख रहा है कि सास ऊंचा बैठी है और बहू नीची बैठी है, पर क्या इसको वाकई डिस्क्रिमिनेशन भी लिया जा सकता है अगर यूरोसेंट्रिक आई से बाहर निकल करके समाज को समझने की कोशिश करी जाए? तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। वो समाज को समझे, परिवारों को समझे, भारतीय मूल्यों को समझने की कोशिश करें। जहां गलत दिख रहा है वहां आवाज उठाएं, लेकिन जहां गलत नहीं है सिर्फ इसलिए कि वेस्ट उस पर आवाज उठाना चाह रहा है, वेस्ट के पास एक एजेंडा है आवाज उठाने का। और ये भारतीय शिक्षा नीति उस मुद्दे को, उस लक्ष्य को तोड़ने के लिए ही है कि हम भारत को अपनी नजरों से समझने की कोशिश करें, अपने एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करें, तभी हम समझ पाएंगे कि वेस्ट किस एजेंडा को लेकर के चल रहा है, और उस एजेंडा को तभी तोड़ करके भारत को विश्व गुरु की तरह स्थापित कर पाएंगे। तो नई शिक्षा नीति सिर्फ क्यूरिकुलम तक, हायर एजुकेशन तक, पीएचडी तक खत्म नहीं होती है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की पहली सीढ़ी है और उसके लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने की सीढ़ी है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहीं पर काम है। बाकी विवेकानंद ऐड करना चाह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा मैडम आपने समझाया, लेकिन कुछ उदाहरण एक दो और देना चाहता हूँ। जैसे प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी के जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों को एक कविता पढ़ाई जाती है। जो लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे स्कूल में, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, तो उनको एक कविता पढ़ाई जाती है, रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो टू स्पेन। अब जरा सोचिए कि भारत एक मानसूनी वर्षा प्रधान देश है और कृषि संस्कृति है हमारी, तो वर्षा हमारे लिए उत्साह का, आनंद का, सावन का महीना कितना सुंदर महीना है और उत्सव का दिन है पूरा। बहुत सारे लोकगीत और संगीत सब सावन में चलते हैं। हमारे रिश्ते सावन से जुड़े हुए हैं, लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं सावन में। लेकिन जब ये कविता पढ़ा रहे हैं, और दूसरा वर्षा से ही हमारी खेती है, हमारे तालाब भरते हैं। अभी मान लिया है कि बुंदेलखंड में या महाराष्ट्र में या पूरा देश लगभग सूखे से पीड़ित है गर्मी के महीनों में। जब आप पढ़ाते हैं कि रेन रेन गो अवे, तो बच्चे के मन में वर्षा को लेकर के कौन सी समझ विकसित होगी? तो कविता आपने रख दी कि रेन रेन गो अवे। ठीक है कि यूरोप अमेरिका में रेनी डे एक खराब दिन है, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा सुंदर दिन है, अच्छा दिन है। हम उसमें संगीत सुनते हैं, राग मेघ मल्हार, शास्त्रीय संगीत में आला सुनते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखिए कि बच्चे के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाना मैं मान लेता हूं कि बहुत जरूरी होगा। बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़े तो पिछड़ जाएंगे। अगर अंग्रेजी पढ़ के लोग विश्वगुरु बन रहे होते तो पूरा अफ्रीका बन गया होता।
लेकिन वे जैसे थे बेचारे वैसे ही पढ़े होंगे। तो अभी रेन को हमें पढ़ाना क्यों जरूरी है? तो बच्चे का वर्षा से जो रागात्मक संबंध था आपने तोड़ दिया, फिर वो वर्षा से कैसे कनेक्ट कर पाएगा? हिंदी में कितने कवियों ने वर्षा के ऊपर कविता लिखी है, निराला ने लिखी है और तमाम लोगों ने लिखी है। इसी तरीके से मैं समाजशास्त्र की एक बात करता हूँ। अभी हमारे यहाँ जो विवाह होता है तो स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, हर्ष विवाह, प्रजापत्य, राक्षस, गंधर्व, पिशाच। देवी दयाल जी तो समाजशास्त्र के ही हैं। तो आप जरा किसी से पूछिए कि ये बताओ कि अभी जो विवाह होता है सड़क पर नाच करके, आइसक्रीम खा करके, वो इन 8 में से कौन सा विवाह? तो आप यकीन करेंगे कि मैंने ज्यादातर लोगों से पूछा और ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं जानते। समाजशास्त्र के लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते कि ये उन 8 में से कौन सा विवाह है। तो आप सोचिए, दरअसल जो भारतीय हमारी शिक्षा है उसकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि शिक्षा में नॉलेज और लर्निंग के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आई है वो हर क्षेत्र में आई है। जैसे मैं आपको भाषा की बताता हूँ, हम लोग बच्चों को सब पढ़ा देते हैं कि संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, विशेषण क्या, क्रिया विशेषण क्या। फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा बताओ नमस्ते और धन्यवाद आप जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। तो बताओ ये क्या है? ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो विद्यार्थी हाथ खड़े कर लेते हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्या है, अब इसका क्या करें। तो ये जो समस्या है कि ग्रामर के सारे नियम वो जानते हैं, और जब हम उनसे शब्द पूछते हैं कि शब्द बताओ, तो वे लोकेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इतिहास की बात, चंदवार का युद्ध हुआ जिसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में 1194, ठीक है ना मैडम? तो चंदवार कहाँ था? अभी आज के विद्यार्थी से पूछिए कि ठीक है चंदवार का युद्ध हुआ और आज भारत के मैप में हम उसको कहाँ लोकेट कर सकते हैं, तो फिर उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ कर सकते। इसलिए ये एक दिक्कत, या जैसे हम हिंदी भाषा सिखाते हैं या अंग्रेजी सिखाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ विद्यार्थियों को कि ठीक है आप जाइए, साइन बोर्ड जो होते हैं उनकी फोटो खींच के लाइए, उनमें जो गलतियां लिखी हुई हैं उन गलतियों को खींचिए, उनको वर्गीकृत कीजिए और उन पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे साइन बोर्ड पर बहुत भांति भांति की गलतियां की हुई रहती है, ठीक है? तो गलतियां कैसे होती हैं और कैसे वो सार्वजनिक जीवन में सही हो जाती हैं, इसका एक उदाहरण साइन बोर्ड पर दिखता है। तो साइन बोर्ड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज लर्निंग का एक सोर्स मटेरियल बन जाता है, एक्सपीरियंस और लर्निंग। तो जितने भी ज्ञान के विषय हैं, जितने भी अनुशासन, सब में ये काम किया जा सकता है। विज्ञान में किया जा सकता है, भूगोल में किया जा सकता है, पर्यावरण में। मैं भूगोल का बताऊं आपको, एक दिन मैंने एक ज्योग्राफी के शिक्षक से पूछा, ये बताओ कि ये जो एशिया यूरोप हम लोग बार बार बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? कब से कुछ देश यूरोप हो गए और कब से हम लोग एशिया हो गए? आखिर कोई तो जगह होगी, इतिहास में कोई बिंदु होगा कि जब देशों को एशिया कहा जाने लगा और कुछ देशों को यूरोप कहा जाने लगा। तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञान का मतलब है खुद को समझना, अपने आसपास को समझना। हमें दुनिया भर की सारी बातें पता है, हम अपने आसपास को कुछ भी नहीं समझते। तो ये एक संकट है, जैसे बीमारी है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उनमें 50-60% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, खून की कमी की। लेकिन ये हमारा जो भी विज्ञान की पढ़ाई होती है, ये वो सामान्य ज्ञान का हिस्सा नहीं बन पाता कि हम बच्चों को एक असाइनमेंट दे कि जरा आप एक सर्वे करके आइए। कितने लोग हैं जो इंजेक्शन लगाना जानते हैं, ब्लड प्रेशर नापना जानते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हार्ट अटैक में कैसे जो है वो जान बचाने के लिए प्रयास किया जाता है, उसकी कोई ट्रेनिंग समाज में नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बस ये है कि हमारे देश में ज्ञान की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता की दृष्टि से लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। कि हमारे यहाँ विज्ञान पढ़े हुए बच्चे बीएससी कर ली है, एमएससी कर ली है, और वो शुगर नहीं नाप सकते, वो ब्लड प्रेशर नहीं नाप सकते। उन्होंने बीटेक कर लिया है पर वो बिजली का एक तार नहीं जोड़ सकते, वो बल्ब नहीं बदल सकते, पंखा नहीं उतार सकते। तो ये जो
परिस्थिति है तो वो बड़ी खराब है। तो इसलिए कि ज्ञान के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ लर्निंग जरूरी है। वो लर्निंग हमारे यहाँ कम है, ये असली समस्या है। और उस लर्निंग को का जो फासला है ज्ञान और लर्निंग में, सीखने में, उसमें ये जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, वही उसको भरने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर है। फिर लेकिन एक हैंड मैडम ने उठाया है जी। I thank you all the speakers for gracing this session with their valuable and insightful lecture. And I also want to thank all the participants who are patiently listening this lecture. And thank you so much to all of you. Namaskar. नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार बहुत सभी का आनंद आया, धन्यवाद। बहुत बहुत आनंद आया। बहुत बहुत आनंद आया देवीलाल जी। अच्छा रहा, बहुत लंबा चला, बहुत जी बिल्कुल, धन्यवाद हमें मौका देने के लिए।